हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर 6 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंडियन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और आज हम बात करेंगे इंडिया की इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में। इंडिपेंडेंस से लेके आज तक, यानी कि 2025 चल रहा है, अब तक इंडिया ने कैसे इकोनॉमिकली चेंजेस देखे हैं, किस किस प्रकार के चेंजेस आए हैं, पॉलिटिकली भी, इकोनॉमिकली भी, जीडीपी में भी, नेशनल इनकम में भी, वो सब हम देखेंगे आज की वीडियो के अंदर। ठीक है, इसलिए सीरीज आज का जो टॉपिक हमारा वो है भी यही कि रिव्यू असेसमेंट ऑफ इंडिया इकोनॉमी सिंस इंडिपेंडेंस, यानी कि आजादी से लेके अब तक किस प्रकार के चेंजेस आए हुए हैं। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336 पे व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। अब हम चालू करते हैं आज का कंसेप्ट। तो अब तक तो हम प्रीवियस वीडियोस में हमने अलग अलग टाइम पीरियड को डिस्कस किया था, चाहे वो हमारा 1950 से लेकर 60 तक का हो, 1965 से लेकर 1980 तक का हो, 1980 से लेकर 1990 तक का हो, ठीक है। फिर 1991 में जो एलपीजी पॉलिसी आई उसको भी देखा हमने। तो अलग अलग वीडियो हमने हर एक टॉपिक को डिस्कस किया, लेकिन आज हम जो है इन सारी टॉपिक्स का कंपाइलेशन करने वाले हैं एक ही वीडियो के अंदर, यानी कि हम जो है वो सारी चीजें देखेंगे एक ही वीडियो के अंदर एक साथ। तो देखते हैं क्या क्या था आज का कंसेप्ट हमारा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, तो इन 10 years India has moved from 10th largest economy of the world to the 5th largest economy, यानी कि जो इंडिया है पिछले 10 सालों में जो 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी से वर्ल्ड की टॉप 5 लार्जेस्ट इकोनॉमी का पार्ट बन चुका है ऑफ द वर्ल्ड। इन 10 years इंडिया इज नाउ सीन एज अ कंट्री विद इमेंस पोटेंशियल व्हिच इज बैक्ड बाय इंप्रेसिव परफॉर्मेंस। तो इंडिया अपनी परफॉर्मेंस की वजह से, ठीक है, अब जो है वो एक अलग ही लेवल का पोटेंशियल लेवल हासिल कर चुका है कंट्री लेवल पे या फिर इकोनॉमी लेवल पे। ये चीज किसने बोली थी? ये बोली थी श्री नरेंद्र मोदी जी ने, यानी कि पीएम ऑफ इंडिया ने, है ना, प्राइम मिनिस्टर इंडिया के और अभी भी है, ठीक है। तो उन्होंने ये बात बोली थी कि इंडिया जो है वो इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा डेवलप कर चुका है पिछले कुछ डिकेड्स के अंदर, खासकर पिछले डिकेड के अंदर, और आने वाले टाइम में भी और डेवलप करेगा। और यही नहीं, वर्ल्ड बैंक भी बात बोल रहा है कि अब जो है इंडिया वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। जैसे फर्स्ट हम सब जानते हैं यूएसए है, फिर हमारे पास क्या नाम है, चाइना है, एंड 3rd हमारे पास अभी जो चल रहा है वो जापान है, और 4th हमारी इकोनॉमी है। और कुछ टाइम पीरियड के बाद, यानी कि मैं कह सकता हूं कि आने वाले कुछ सालों के अंदर जो इंडिया है वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी का पार्ट बन जाएगा, यानी कि 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। वही चीज यहाँ पे है। अब यहाँ पे क्या आया, 3 सिग्निफिकेंट ट्रेंड्स आर हाईलाइटेड। यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट ट्रेंड्स, यानी कि 3 इंपोर्टेंट ट्रेंड्स जो है वो हाईलाइट किए गए। कौन कौन से थे वो डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पे क्या आया हमारे पास, एंड ऑफ हाइपर ग्लोबलाइजेशन। जो हाइपर ग्लोबलाइजेशन है इसको यहाँ पे खत्म कर दिया। अब देखो, ग्लोबलाइजेशन जो है उसका मतलब हम सब जानते हैं। ग्लोबलाइजेशन का सिंपल सा मतलब क्या है कि अब जो है वो डोमेस्टिक बिजनेस अपने गुड्स और अपनी सर्विसेज को इंटरनेशनली भी सेल कर सकता है। दूसरा, अगर हमारे देश के यानी कि डोमेस्टिक कंज्यूमर्स किसी फॉरेन गुड्स और सर्विस की डिमांड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ये सिंपल सा मतलब है, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो ग्लोबलाइजेशन की वजह से चालू हो जाता है। अब यहाँ पे प्रोड्यूसर को भी बेनिफिट मिलता है तो कंज्यूमर को भी बेनिफिट मिलता है। अगर हम प्रोड्यूसर की बेनिफिट की बात करूं तो अब प्रोड्यूसर जो है वो गुड्स सिर्फ अपनी कंट्री के लिए नहीं, फॉरेन कंट्रीज के यूज के लिए भी बना सकता है। अब बात में कंज्यूमर का बेनिफिट क्या होगा, कंज्यूमर का बेनिफिट होगा अगर डोमेस्टिक इंटरनेशनल बिजनेस अगर हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर एंटर करते हैं, कि अगर एमएनसीज हमारी कंट्री के अंदर लगाई जाती है, उससे पहला बेनिफिट क्या होगा, कंज्यूमर को, लोगों को जॉब मिलेगी, इंप्लॉयमेंट जो है वो बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। तो ये चीज हो गई यहाँ पे। दूसरा बेनिफिट क्या मिलता है कि हमारे डोमेस्टिक बिजनेस के लिए कंपटीशन क्रिएट होता है, जो हमारे डोमेस्टिक बिजनेस के लिए अच्छी बात नहीं है, लेकिन कंज्यूमर के लिए अच्छी बात कैसे है, क्योंकि फिर जो है डोमेस्टिक बिजनेस एक हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट या फिर सर्विस को जनरेट करेंगे ताकि उनकी डिमांड बरकरार रहे, यानी कि कंपटीशन का बेनिफिट मिलेगा कंज्यूमर को अच्छे गुड्स और अच्छी सर्विसेज चीप रेट पे अवेलेबल हो जाएंगी। तो ये था ग्लोबलाइजेशन का बेनिफिट। लेकिन यहाँ पे क्या देखने को मिला, एंड ऑफ हाइपर ग्लोबलाइजेशन, यानी कि अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट इतना इजी नहीं रह गया। कंट्री जो है यहाँ पे लाइसेंस प्रोवाइड करने लग गई डोमेस्टिक बिजनेस को, यही नहीं, टैरिफ लगाए गए ताकि जो चीज है, जो फॉरेन कंट्री के गुड्स और सर्विस वो महंगे पड़े लोगों को, तो लोग उनकी डिमांड या कर देंगे, कम कर देंगे, और डोमेस्टिक गुड्स की डिमांड को बढ़ा देंगे। वही चीज यहाँ पे भी है। दिस मेक्स इट हार्डर फॉर कंट्रीज टू रिलाई ऑन एक्सपोर्ट। तो इस चीज की वजह से जो है ना थोड़ा सा मुश्किल हो गया कंट्रीज के लिए रिलाई ऑन एक्सपोर्ट, की वो एक्सपोर्ट पर रिलाई करें फॉर cost for growth and pushing India to focus on lowering logistics cost and improving product quality.
अब यहाँ पे क्या हुआ, पहले कंट्री जो है वो एक्सपोर्ट के ऊपर रिलाई कर सकती थी, क्योंकि ज्यादातर कंट्रीज जो भी ग्रो कर रही है वो क्यों ग्रो कर रही है, क्योंकि वो अपने बिजनेस को इंटरनेशनली चला रही है, यानी कि वो अपने गुड्स और सर्विस को सिर्फ खुद की कंट्री के लिए प्रोड्यूस नहीं कर रहे, फॉरेन कंट्रीज के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, वहां पर भी सेल कर रहे हैं। वो चीज यहाँ पे मुश्किल हो गई, जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो थोड़ी सी यहाँ पे स्टैग्नेंट हो सकती थी इस चीज की वजह से, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे है, तो पुशिंग इंडिया टू फोकस ऑन लोअरिंग लॉजिस्टिक्स, तो इंडिया ने फोकस किस पे किया कि भाई हम खुद ही प्रोड्यूस कर लेंगे, लोअरिंग लॉजिस्टिक कॉस्ट कम से कम आए, एंड इंप्रूविंग प्रोडक्ट क्वालिटी, और प्रोडक्ट क्वालिटी जो है पे बढ़ाने की कोशिश करी गई। दूसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या आया, इंपैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो हम सब जानते हैं एआई ने इस टाइम सबके छक्के छुड़ा रखे हैं, है ना, कि एआई जो है वो कहीं ना कहीं हमारे वर्ल्ड को एक बड़े लेवल पे ट्रांसफॉर्म करने वाला है। वही सेम चीज यहाँ पे है। तो इंपैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पहले लोग कहते थे कि बिजनेस करना मुश्किल है, अब तो मेरे भाई जॉब करना भी मुश्किल है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है धीरे धीरे हर फील्ड में घुसता जा रहा है, और जैसे जैसे दूसरे फील्ड में एंटर करेगा, कहीं ना कहीं इसके काम करने की वजह से लोगों की डिमांड जो है मार्केट में कम हो जाएगी, तो अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है वापस बढ़नी शुरू हो जाए तेज रफ्तार से। तो वही चीज यहाँ पे है। तो एआई पोजेसेस अ थ्रेट टू ग्रोथ, तो अब जो है एआई जो फेस कर रहा है थ्रेट टू ग्रोथ, यानी कि ग्रोथ को रोकने की कोशिश कर रहा है इन द सर्विस सेक्टर, खासकर के सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में, पोटेंशियली डिमिनिशिंग द कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ कंट्रीज एक्सपोर्टिंग डिजिटल सर्विसेज, ठीक है। और यही नहीं, यहाँ पे कॉस्ट को भी क्या कर रहा है, कम कर रहा है धीरे धीरे, ठीक है। वो भी किसकी, एक्सपोर्टिंग डिजिटल सर्विसेज की, जो लोग डिजिटल सर्विस दे रहे हैं उनके लिए, क्योंकि कॉस्ट तो कम आएगी, क्योंकि जब हम मशीनें यूज करेंगे या फिर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या होती है, जो कॉस्ट है बिजनेस करने की वो रिड्यूस होना शुरू हो जाती है, क्योंकि लोगों की जरूरत ही नहीं है, सारे काम तो मशीन्स कर रही हैं। तो अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा, कहीं ना कहीं कॉस्ट कम आएगी, तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि जो ज्यादातर बिजनेस है वो अपने आप को कॉस्ट फ्री करने के लिए इन चीजों का, यानी कि आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी का यूज करना शुरू कर देगी। तो ये जो है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, एक दिक्कत बनता जा रहा है, दिक्कत भी बन रहा है, बेनिफिट्स भी हैं। बेनिफिट उन लोगों के लिए है जिन लोगों को ये चीजें यूज करनी आती हैं, जिनको पता है कि चीजें यूज कैसे की जाती हैं, तो उनके लिए जो भी कभी कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि उन लोगों ने अपने आप को जो है टाइम पे चेंज कर रखा है, अपने आप को डायनामिक बना रखा है, उन्हें चेंज करना आता है अपने आप को, ठीक है। उन्होंने सीखी है वो सारी चीजें, सीखी है वो स्किल्स, तो उन लोगों के लिए कभी भी जॉब की दिक्कत नहीं आएगी। अब तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या आता है, एनर्जी ट्रांजिशन। अब ये क्या है वो समझ लेते हैं एक बार। हुआ क्या था कि देखो दो चीजें हैं। अब जो कंट्री है, जब कंट्री ग्रो करती है तो कंट्री ग्रो करेगी कब, क्योंकि जनरली जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो ऑलरेडी डेवलप कर चुका है। एग्रीकल्चरल सेक्टर यानी कि प्राइमरी सेक्टर जो है वो डेवलप हो चुका है। क्यों डेवलप हो चुका है, क्योंकि भाई लोग जो है सबसे पहले खाने पे डिपेंडेंट थे, और सबसे पहले लोगों ने एग्रीकल्चर के सेक्टर पे ध्यान दिया था। तो एग्रीकल्चर जो है सेक्टर जो है वो ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड लेवल पे डेवलप हो चुका है। तो लोग ध्यान किस दे रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, कि इंडस्ट्रीज जितनी ज्यादा होंगी, प्रोडक्शन उतना ज्यादा होगा गुड्स और सर्विस का, हम उतनी तेजी से ग्रोथ कर सकते हैं। तो लोग इंडस्ट्रीज पे ध्यान दे रहे हैं। अब इंडस्ट्रीज पे ध्यान देंगे तो कहीं ना कहीं हम सब जानते हैं एनवायरनमेंट भी क्या होगा, डिग्रेड होगा, एनवायरनमेंट भी डैमेज होगा। जैसे कि पोल्यूशन का लेवल बढ़ रहा है, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, वाटर पोल्यूशन हो, नॉइस पोल्यूशन हो, वो बढ़ रहा है, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस के एमिशंस हो रहे हैं फैक्ट्रीज की वजह से, इंडस्ट्रीज की वजह से। तो हुआ क्या, यानी कि हम जो फॉसिल फ्यूल्स यूज करते हैं इंडस्ट्रीज को जलाने के लिए, अब जिनको नहीं पता फॉसिल फ्यूल का मतलब क्या था, पहले वो एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो फॉसिल फ्यूल वो फ्यूल है जिनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, यानी कि जिनको बनाने में लाखों साल लगते हैं, यानी कि वो फोर्सेस के जरिए जो भी हमारे डेड एनिमल्स हैं और डेड प्लांट्स हैं, ठीक है, वो उनसे बनता है। यानी कि डेड एनिमल और डेड प्लांट जब एक लाखों मिलियंस ऑफ ईयर्स तक अंडर प्रेशर रहते हैं, तब जाके जो हमारा फॉसिल फ्यूल है वो बनकर तैयार होता है। और उनके यूज करने से कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर मैं कह सकता हूं कि अलग अलग गैसेस का एमिशंस होता है, जो कहीं ना कहीं हमारे एनवायरनमेंट के लिए क्या है, खतरा बनते जा रहे हैं। तो बहुत सी जो वेल डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन लोगों ने क्या लगाया, रोक लगाया कि हम जो है वो फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर जो है यहाँ पे इतना डिपेंडेंट ना रहे, हम डिपेंडेंट किसके ऊपर हैं, दूसरे फ्यूल्स की तरफ, यानी कि फॉसिल फ्यूल का इतना यूज ना करें जिससे एमिशंस ऑफ गैसेस को रोका जाए। खासकर जो कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन का एमिशन इतना ज्यादा हो रहा है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग लगातार बढ़ रही है, वो थोड़ा सा कंट्रोल में आए, तो जो हमारा एनवायरनमेंट है वो डैमेज होने से बचेगा। लेकिन हो क्या रहा है, अगर यहाँ पे दोनों चीजें मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। अगर हम ग्रोथ करना चाहते हैं तो दिक्कत है, वो पोल्यूशन वगैरह भी राइज कर रहा है, ग्रीन हाउस के एमिशंस भी राइज कर रहे हैं, ठीक है। अगर ग्रो नहीं करेंगे, मतलब अगर उनका यूज कम कर रहे हैं, तो हमारी ग्रोथ भी कम हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं दिक्कत बनती जा रही है एक इकोनॉमी के लिए। लेकिन यहाँ पे एक बात ये भी है
कि बीच में मैं एक टॉपिक पढ़ रहा था, एक आर्टिकल सा आया हुआ था, ठीक है, कि पूरे वर्ल्ड लेवल पे मात्र कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो ऑलमोस्ट 80 to 90% पॉल्यूशन कंडक्ट करती हैं, 80 to 90% ग्रीन हाउस एमिशंस करती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो हमारा अर्थ है उसका टेम्परेचर लगातार राइज करता जा रहा है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग लगातार बढ़ती जा रही है। तो अब बात यहाँ पे आती है कि भाई अगर डेवलपमेंट करेंगे तो सारे नुकसान भी झेलने पड़ेंगे, लेकिन भाई एक बात यहाँ पे ये भी है कि डेवलपमेंट इंसान की जान से ज्यादा जरूरी थोड़ी ना है। जिंदा रहना भी तो इम्पॉसिबल हो जाएगा फिर आने वाले टाइम में, यानी कि हम जो है ग्रोथ कर ली, हमने डेवलपमेंट कर ली, उसे सस्टेन ही नहीं कर पा रहे, हम जिंदा ही नहीं रह पाएंगे उस एनवायरनमेंट के अंदर, तो फायदा क्या उस ग्रोथ का और उस डेवलपमेंट का। इससे बढ़िया कुछ कम करें डेवलपमेंट, कम से कम एनवायरनमेंट तो सेफ रहेगा। एनवायरनमेंट को डैमेज करने के बाद जो ग्रोथ हासिल करेंगे, डेवलपमेंट हासिल करेंगे, इकोनॉमिकली अच्छा भी हो जाएंगे, पैसा भी अच्छा कमा लेंगे, लेकिन हमारे पास जब लाइफ स्पैन ही कम हो जाएगा, हम जिंदा ही नहीं रह पाएंगे, तो ऐसे ग्रोथ किसी काम का ही नहीं है। तो वही चीज यहाँ पे एक्सप्लेन हुई। अब यहाँ पे क्या आता है हमारे पास एनर्जी ट्रांजिशन में, तो ग्लोबल फोकस ऑन रिड्यूसिंग कार्बन एमिशंस। तो यहाँ पे जो ग्लोबल फोकस है वो किस पे है कि हम जो है कार्बन एमिशंस को रिड्यूस करें। प्रेशर्स डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, तो यहाँ पे प्रेशर बनाया भी गया इंडिया के ऊपर कि भाई मतलब जो भी डेवलपिंग कंट्रीज उनके ऊपर टू मूव अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल, कि फॉसिल फ्यूल से थोड़ा सा दूरी बना के रखो। हाउएवर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एनर्जी ट्रांजिशन आर इन कॉन्फ्लिक्ट मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर नेशंस टू बैलेंस बोथ। अब यहाँ पे बहुत मुश्किल है, मैंने भी बताया कि आप ग्रोथ भी, इकोनॉमिक ग्रोथ भी करना चाहते हो और आप एनर्जी ट्रांजिशन भी नहीं करोगे, तो ये बहुत मुश्किल है, दोनों चीजें एक साथ यहाँ पे परफॉर्म नहीं की जा सकती। इंडिया हाउएवर हैज मेड सिग्निफिकेंट स्ट्राइड्स इन नॉन फॉसिल फ्यूल। अब यहाँ पे इंडिया ने क्या किया, यहाँ पे शिफ्ट किया अपने आप को फॉसिल फ्यूल से कैसे फ्यूल्स की तरफ, जहाँ पे हम लोग जो हैं वो ग्रीन एनर्जीज यूज कर रही हैं, ठीक है, हमने ऐसी पावर जनरेशन करी जिसमें फॉसिल फ्यूल भी यूज नहीं हो रहा, एंड कंटिन्यूज टू इन्वेस्ट इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और आज हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि हम डेवलपमेंट कर भी रहे हैं लेकिन ऐसे एनर्जी, ऐसे पावर को यूज करके जो कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं करते हैं। तो ये चीज थी यहाँ पे। अब अगला पॉइंट पे हमारे पास क्या आया, वो है इंडियाज स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक पोजीशन इज क्रेडिटेड टू पॉलिसी इंप्लीमेंटेड ओवर द पास्ट डिकेड। तो इंडिया की जो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक पोजीशंस हैं उसका क्रेडिट किसको देते हैं, जो पॉलिसीज इंप्लीमेंट हुई हैं पास्ट डिकेड के अंदर, सच एज मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या हुआ है, खर्चा हुआ है, इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं, एंड अ हेल्थी फाइनेंशियल सेक्टर, एक अच्छा फाइनेंशियल सेक्टर है, एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स लाइक जन धन योजना, और बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलाई गई जन धन योजना के जैसे, ठीक है, जिसके तहत जो है वो इंडिया जो है वाज डेवलपिंग नेशंस का पार्ट बन चुका है, और वो टाइम भी दूर नहीं है जब इंडिया एक डेवलप्ड नेशन कहलाएगा, है ना। बाकी चीजों को अगर हम यहाँ पे छोड़ दें, यानी कि अगर इंडिया जो है वो कंटिन्यूसली इकोनॉमिकली ग्रोथ करता रहे तो इंडिया भी जो है किसका पार्ट बन जाएगा, डेवलप्ड नेशन का पार्ट बन जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स थे। अब चलते हैं कुछ और चीजों के ऊपर। एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है, कंट्रीज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हैज इंप्रूव्ड विद लोअर इन्फ्लेशन। अब यहाँ पे कंट्री की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो इंप्रूव हुई है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो अच्छी हो रही है, यानी कि लोग जो हैं वो स्टेबल इनकम की तरफ हैं, ठीक है, स्टेबिलिटी है कंट्री के अंदर, यूं नहीं कि इकोनॉमिकली अप एंड डाउन चल रहे हैं, वो टाइम पीरियड अब यहाँ पे नहीं है, तो वो चीज है हैज इंप्रूव्ड विद लोअर इन्फ्लेशन। और जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, वो भी क्या है, महंगाई दर भी क्या है, काफी कम है। फिजिकल डेफिसिट एंड अ ग्रोइंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व है वो भी हमारे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। फिजिकल डेफिसिट्स वो भी हमारे क्या हो रहे हैं, कंट्रोल में आ रहे हैं। एडिशनली द गवर्नमेंट्स इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ द कोविड-19, और हम लोगों ने दिखाई सबसे बड़ी पावर अपनी कब, कोविड-19 के अंदर, है ना भाई। ये एक ऐसा टाइम पीरियड था जिसने एक इकोनॉमिकल डिप्रेशन लेके आया ऑल ओवर द वर्ल्ड, चाहे वो हमारी वेल डेवलप्ड इकोनॉमीज ही क्यों ना हो, यूएसए, यूके, ठीक है, चाइना, सब में जो चीजें हैं वो दिक्कत आई। और चाइना के नाम हम क्या ही लें, चाइना ने तो क्रिएट किया था ये, ठीक है, तो उसकी तो बात नहीं करें तो बढ़िया है। हाँ, तो कोविड-19 जो है वो एक ऐसा क्राइसिस था जिसने कहीं ना कहीं पूरी इकोनॉमी को खराब कर दिया था, लेकिन इंडिया वो उस इकोनॉमी में से आई जिसने फास्टेस्ट रिकवरी करी इस चीज से, चाहे वो हमारा स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन हो, हमने सब पे जो है फास्टेस्ट रिकवरी करी। मेडिसिन भी खुद बनाई, मेडिसिन बनाई ही नहीं, हमने एक्सपोर्ट भी की बाकी अदर कंट्रीज के अंदर, वहां से ही पैसा बनाया, ठीक है। तो क्राइसिस एंड क्रूड ऑयल सप्लाई हैज bolstered
इकोनॉमिक रिकवरी, और जो हमारा क्रूड ऑयल सप्लाई है उसने भी हमारी रिकवरी को क्या किया, इंक्रीज किया। अगला तो यहाँ पे पॉइंट क्या आता है, द ऑप्टिमिज्म एंड एस्पिरेशन ऑफ यंग इंडियंस रिफ्लेक्ट कॉन्फिडेंस। अब जो ऑप्टिमिज्म एंड एस्पिरेशन है, यानी कि जो यंग इंडियंस हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं, क्योंकि देखो हमेशा की बात बोलते हैं कि जो कंट्री का फ्यूचर है वो यंग हाथों में होता है, यानी कि जो यंग पीपल्स हैं, यानी कि जो हमारा यूथ है, वो जिस डायरेक्शन में जाएगा कंट्री को भी हम उसी डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं। अगर वो ग्रोथ पे ध्यान देंगे, अगर वो ऑप्टिमिस्टिक हैं, अगर वो एस्पिरेशन से भरे हुए हैं, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं एक कंट्री ग्रोथ दिलवा सकते हैं, है ना। लेकिन अगर एक, जैसे मैं देखता भी हूँ आजकल कुछ बच्चों को 10th-12th के होते नहीं है, बदमाशी में चले जाते हैं, ठीक है, अल्कोहलिक प्रोडक्ट यूज करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, तो या फिर स्मोकिंग वगैरह करते हैं, तो ये काफी जो है ना बेकार चीजें लगती हैं कि यार आप कंज्यूम भी ऐसी चीज कर रहे हो, ठीक है, जिसका ना तो आपकी सेहत पे कोई पॉजिटिव रोल है, ना ही हमारे एनवायरनमेंट पे कोई पॉजिटिव रोल है, और आपका पैसा भी खर्च हो रहा है, कम से कम कुछ रंगी चीजें कंज्यूम कर लो, ठीक है। तो कुछ हरकतें जो है ना वो थोड़ी सी यूथ की बेकार है। अगर यूथ जो अगर हमारा समझदार हो गया, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जो ऑप्टिमिज्म और एस्पिरेशन है, यंग इंडिया रिफ्लेक्ट कॉन्फिडेंस इन अ ब्राइटर फ्यूचर, तो इंडिया जो है वो एक ब्राइटर फ्यूचर की तरफ बढ़ सकता है एज द नेशन कंटिन्यूज टू ओवरकम चैलेंजेस। क्यों, इसके बाद जो नेशन कंटिन्यूज टू ओवरकम चैलेंजेस, अब इंडिया है वो चैलेंज को ओवरकम करने की कोशिश कर रहा है एंड बिल्ड अ स्ट्रॉन्गर इकोनॉमी, और यही नहीं, हम बिल्ड कर रहे हैं एक स्ट्रॉन्गर इकोनॉमी। तो यहां पे हमने बात करी कि इंडिया जो है वो किस तरीके से ट्रांसफॉर्म हुआ, ठीक है, एक अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी से डेवलपिंग इकोनॉमीज के अंदर, ठीक है। तो वही चीजें यहाँ पे हैं। अब समझते हैं करके द इंडियन ग्रोथ जर्नी। अब बात करते हैं इंडियन ग्रोथ जर्नी 1950 से 2014 तक की। चलो शुरू करते हैं इस बात को। तो हम सबको पता है कि हम 1947 में तो आज़ाद हुए थे, उस टाइम हमारी इकोनॉमिकली हालत जो है वो बहुत ज़्यादा खराब थी। अब 1950 से लेके, ठीक है, 2014 तक बहुत सी दिक्कतें आई, ठीक है। पहले समझते हैं 1950 से लेके 1960 के टाइम पीरियड को। यहाँ पे हमने दो सेक्टर पे ध्यान दिया था कि हम ग्रोथ करवाएंगे उसे। एक तो सबसे पहले एग्रीकल्चरल, क्योंकि भाई खाना जरूरी है, इतनी वास्ट पॉपुलेशन है हमारी, ठीक है, तो सबसे पहले एग्रीकल्चरल। फिर दूसरा जब हमारा 5 ईयर प्लान आया, वहाँ पे हमने ध्यान दिया इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए, क्योंकि इंडस्ट्रीज रहेंगी तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट लेवल कम होगा, लोगों को जॉब्स मिलेंगी, बेरोजगारी कम होगी, गरीबी कम होगी, पैसा आएगा लोगों के पास, तो लिविंग स्टैंडर्ड भी क्या होगा, राइज करेगा। तो हमने इन चीज़ों पर ध्यान दिया 1950 से लेके 60 तक। 60 के से लेके 80 तक थोड़ा सा माहौल बिगड़ा हमारी कंट्री का, क्योंकि यहाँ पे कुछ फेमाइंस भी आए, ठीक है, सूखा भी पड़ा कंट्री के अंदर, वॉर्स भी हुई। अगर आप लोगों को पता होगा तो 1962 में एक वॉर हुआ था जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे इंडो चाइना वॉर, ठीक है, कि जहाँ पे 1962 में एक वॉर हुआ, उसके बाद 1965 में वॉर हुआ, 71 में वॉर हुआ, करगिल वॉर, ठीक है। तो ये सब जो वॉर है जो चल रहे थे हमारे बार बार, इंडिया का पाकिस्तान के साथ कभी, इंडिया का चाइना के साथ कभी, तो वॉर कभी भी किसी कंट्री के लिए अच्छा नहीं होता। तो इस तरीके से जो है हम जो है वो इकोनॉमिकली थोड़े से और जो है वो स्टैग्नेंट हो गए थे, यहाँ पे हमारी ग्रोथ रुक गई थी, चाहे वो इंडस्ट्री के लेवल पे हो, चाहे वो एग्रीकल्चरल लेवल पे हो। तो यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 1965 से लेकर फिर 1960 से लेकर 1980 तक का जो टाइम पीरियड है वो इंडिया के लिए थोड़ा सा खराब टाइम पीरियड था, है ना। तो वहां पे जो है हम थोड़े से इकोनॉमिकली स्टैग्नेंट हो गए। लेकिन हम जो है 1980 के बाद जब 1990 तक की बात करते हैं तो वहां पे हम लोगों ने फिर तेजी से वापस ग्रो किया, वापस तेजी से रिकवरी करी, इकोनॉमिकली भी ग्रो की है, एग्रीकल्चर भी ग्रो हुआ हमारा, और जो हमारा जीडीपी है, नेशनल इनकम है, पर कैपिटा इनकम है, सब चीजें ग्रो होने लग गई 1980 से लेकर 1990 तक। लेकिन यहाँ पे भी एक दिक्कत और थी कि जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट था वो थोड़ा सा खराब हो गया था। क्यों? क्योंकि उस टाइम तक हम इकोनॉमिकली ग्लोबलाइज नहीं हुए थे या फिर लिबरलाइज भी नहीं हुए थे। फिर 1991 में एक आती है पॉलिसी लिबरलाइजेशन, उसके हमने इफेक्ट्स देखे थे प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी, जहां पे इंडिया ने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट शुरू कर दिया था फॉरेन कंट्रीज के साथ, जिसके जरिए जो हमारा बिजनेस रिलेशन है वो भी बाकी कंट्री से काफी अच्छा होने लग गया और हम जो है वापस इकोनॉमिकली ग्रोथ की हमने तेज रफ्तार पकड़ ली थी। तो ये जो है ये हमारी जर्नी रही है 1950 से लेकर 2014 तक, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बाद तो हमारी मोदी जी गवर्नमेंट भी आ गई थी, ठीक है, जहां पे हमने थोड़ा सा ग्रोथ का जो लेवल है वो और तेजी से बढ़ता हुआ देखा। अब यहाँ पे देखो लेसन्स फ्रॉम इंडियाज ग्रोथ एक्सपीरियंस अप टू 2014। हमने लेसन्स क्या क्या सीखे इंडिया के ग्रोथ एक्सपीरियंस को लेके 2014 तक। हमने लेसन्स ये देखा कि चाहे हमारे इकोनॉमी में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स रहे हो, यानी कि हम पहले उठे फिर वापस गिरे, फिर हम स्टैग्नेंट हुए, फिर हम अनडेवलप के अंदर चले गए, फिर हमने कोशिश करी कि हम जो है अपनी कंट्री को वापस उठाएंगे, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करेंगे या फिर इंडस्ट्रीज लगाएंगे, एग्रीकल्चर पे ध्यान देंगे। तो ये सारी चीजें हमने करी। तो ये सब क्या है? ये सब हमारे ग्रोथ एक्सपीरियंसेस हैं 2014 तक।
ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक पॉइंट ये आता है, लास्ट पॉइंट, इसको थोड़ा मैंने डिफाइन भी कर दिया है ताकि इसको समझना भी काफी जरूरी था, क्योंकि अब तक 24 तक की बात मैंने किसी भी वीडियो में नहीं करी। तो जो 2014 से लेकर 24 तक क्या क्या चेंजेस आए वो समझते हैं। तो अ डिकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव ग्रोथ, यानी कि ट्रांसफॉर्मेटिव ग्रोथ किस तरीके से हुई वो देखते हैं। तो रिफॉर्म्स हैव मेड इंडिया द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। तो जो रिफॉर्म्स थे, ठीक है, उन्होंने इंडिया को क्या बनाया, एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनाया, यानी कि हम जो है वो अपनी गलतियों से सीख रहे थे बार बार। हमने जो चीजें गलत करी, ठीक है, कुछ पॉलिसीज यूज करी वो भी गलत हुई, ठीक है, तो उन चीजों को हमने यहाँ पे क्या किया, ठीक करना शुरू कर दिया। वही चीज थी। तो रिफॉर्म्स हैव मेड इंडिया द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी अमंग G20 नेशंस with an estimated growth rate of 7.3% in 2023-24 फाइनेंशियल ईयर। तो 23-24 हमने 7.3% के रेट से क्या क्या ग्रो करना शुरू कर दिया था, ग्रो किया था, फॉलोइंग 9.1% इन फाइनेंशियल ईयर 22, और 22 में तो हमने 9.1 की ग्रोथ देखी थी जो कोविड के बाद का टाइम था। 7.2% फाइनेंशियल ईयर 23 में। तो पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी हैज लेड टू अ डिक्लाइन इन अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट टू 6.6%। और जो हमारा पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी है, यानी कि पैंडेमिक के टाइम की जो रिकवरी है, हैज लेड टू अ डिक्लाइन इन द अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। तो अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट जो है ना वो भी कम हो गई थी, किस रेट से, 6.6% के रेट से। क्योंकि आप सबको पता है कि कोविड के टाइम पे जो है बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो गए थे, क्योंकि भाई कंपनीज प्रोडक्शन नहीं कर रही थी, पैसा नहीं कमा पा रही थी, तो कौन जॉब पे रखना पसंद करेगा। तो ज़्यादातर लोगों को घर बैठना पड़ा था, लोगों की जॉब्स गई थी, पैसा कम हो गया था, तो वो चीज़ें हुई थी यहाँ पे। एंड अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन मेट न्यू सब्सक्राइबर। अब यहाँ पे जो है यही नहीं, सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुए न्यू सब्सक्राइबर्स में टू एम्प्लॉय के अंदर, प्रोविडेंट एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के अंदर, एंड पर्टिकुलरली अमंग द यंगर पॉपुलेशन। और खासकर कौन सी पॉपुलेशन, यंगर पॉपुलेशन भी यहाँ पे काम करना शुरू कर दिया था उन लोगों ने। तो गवर्नमेंट हैज बीन रैपिडली एक्सपेंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। अब जो गवर्नमेंट है वो एक तरह से तेजी से इंक्रीज करी थी क्या चीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि लोगों के पास जॉब की कमी ना हो, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल कम किया जा सके। क्योंकि जब तक अनएम्प्लॉयमेंट कम नहीं होगा, लोगों के पास जॉब नहीं होंगी, लोग काम पे नहीं जाएंगे, गरीबी दूर नहीं की जा सकती। क्योंकि गवर्नमेंट कितना ही पैसा फ्री में देगी, तो इससे बढ़िया क्या है कि लोग जॉब पे जाएं, ठीक है, पैसा कमाएं, उनकी गरीबी दूर होगी, उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी क्या होगा, राइज करेगा पैसे के साथ साथ। तो डबलिंग द नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स, एयरपोर्ट्स के नंबर बढ़ाए गए इन 9 ईयर्स, एंड इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज, यूनिवर्सिटीज भी बढ़ाई गई, फ्रॉम 723 थी 2014 में और 1113 हो गई 2023 के अंदर, ताकि पढ़ने के लिए भी जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं हायर स्टडीज के लिए भी उनमें भी दिक्कत ना आए। यहाँ पे एक पॉइंट अच्छा और था, ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो फॉर गर्ल्स, जो लड़कियां थी, ठीक है, उनका जो ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो है वो भी 27.9% से बढ़ गया 2020 के अंदर। और यही नहीं, जो लड़कियां हायर स्टडीज करना चाह रही थी उनके भी नंबर जो है वो काफी तेजी से वो क्या हो गए थे, इंक्रीज करने शुरू कर गए थे। यानी कि अब जो है वो लड़कियां भी हायर स्टडीज की तरफ बढ़ रही थी, ठीक है। और नॉर्मल स्टडीज से मैंने आपको दिखाई दिया कि 27.9% से जो लड़कियां 2020 में वो इंक्रीज हुई थी स्टडीज की तरफ, जो कि एक ड्रास्टिकली काफी अच्छा नंबर था, जिस रेट से इंक्रीमेंट हुआ है पढ़ाई की तरफ। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जहाँ पे हमने ये देखा कि इंडिया की जर्नी इंडिपेंडेंस के बाद से लेके अब तक कैसी रही, ठीक है। अभी भी कुछ टॉपिक्स बाकी हैं इस चैप्टर के, जो हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो के अंदर, जहाँ पे हम बात करेंगे इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। तो उम्मीद है आपको किसी भी टॉपिक में किसी प्रकार का डाउट नहीं बच रहा है, फिर भी कोई भी क्वेरी रह जाए, कोई भी दिक्कत रह जाए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उस क्वेरी को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर, जहां पे हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए, और उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। और नोट्स के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं कोड के सामने से।